मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेकर के। अभी भी हम कैपिटल गेन को ही देख रहे हैं और हम देख रहे हैं सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। आपको अगर लास्ट क्लास का अगर मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है तो मैं उसमें आपको बताऊँगी कि देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। उसके बाद से हमने देखा कि चार्जिंग सेक्शन के बाद कैपिटल एसेट का हमने डिफिनेशन देखा था, ट्रांसफ़र का डिफिनेशन देखा था। ये आपके बेस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अप हमने देखा कि इन टोटल 7 प्रोवाइज़ो हैं। वो 7th प्रोवाइज़ो कंप्लीट 7th प्रोवाइज़ो हमने एक लेक्चर में कंप्लीट किया। उसके बाद से हमारे पास कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आई, वो भी हमने कंप्लीट किया। हमने ये भी देखा कि हम एक एसेट को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे बनाते हैं। उसके बाद से हमारे पास कुछ केसेस थे जो थे एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन। मतलब चार्जिंग सेक्शन में तो बोला है कि अगर दिस थिंग्स हैपन्स देन द इनकम विल बी चार्ज्ड एज कैपिटल गेन। बट हमने ये देखा कि उसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। हमने इसके बाद से हमने क्या देखा था, यस, एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हमारा शुरू हुआ था सेक्शन 47। काफ़ी सारे बीच में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जिसको मैंने अपने नोट्स में नाम दिया है पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिसमें हमने कुछ केस लॉ या कोई क्लैरिफिकेशन है तो उसको डिस्कस किया। बहुत ही शॉर्ट में दिया है मैंने। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वी हैव ऑलरेडी सीन, यस। तो उसके बाद से हम उसके बाद से आ गए थे सेक्शन 47 पे, जो बात करता है ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, इसमें कई सारे ट्रांजैक्शन हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं माने जाते हैं। बट हमने उसमें से 5 ट्रांजैक्शन देखे थे और उस 5 ट्रांजैक्शन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। वो ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र में, जो कि आपका सेक्शन 47 डील करता है, यस, उसमें हमने 5 ट्रांजैक्शन देखे थे। जिस 5 ट्रांजैक्शन को हमने बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया था, जिसके लिए हमने देखा था कि कब ये आपको बेनिफिट आपके पास से विड्रॉ हो जाती है, एडिशनल कंडीशन आपको क्या क्या कंप्लीट करने पड़ते हैं ताकि ये ट्रांजैक्शन आपका ट्रांसफ़र ना माना जाए। उसी में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। वो 5 ट्रांजैक्शन तो आपके कंप्लीट हो गए थे, आज हम उसी में आगे बढ़ने वाले हैं। पहले मेरे पास है 2 केस लॉ है। एक्चुअली एक ही केस लॉ को मैं एक केस लॉ में, मतलब एक सिचुएशन को 2 तरीके से तोड़ के बताया गया है। मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ इस केस लॉ में है क्या। RM अरुणाचलम वर्सेस CIT। हुआ क्या था, सपोज़ करो मिस्टर A हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, मिस्टर A हैं। मिस्टर A के जो फादर थे उनका नाम था मिस्टर F। मिस्टर F वॉज द फादर ऑफ मिस्टर A और A जो है मिस्टर A सन है। इनके पास एक बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग को इन्होंने मॉर्गेज किया था। अब मिस्टर A इज़ डिसीज़ नाउ, ही इज़ नो मोर। मिस्टर A के पास ये इनहेरिट हो गई प्रॉपर्टी। मिस्टर A ने इस मॉर्गेज को मतलब छुड़वाया, उस मॉर्गेज को डिस्चार्ज करवाया और डिस्चार्ज करवाने के बाद से ये मिस्टर A ने इस एसेट को पहले डिस्चार्ज करवाया और फिर 10 साल बाद जो है मिस्टर A इस एसेट को बेचते हैं। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो मिस्टर F का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वही हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी खर्चा किया होगा मिस्टर A मिस्टर F ने आफ्टर 2001 वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा। अब मिस्टर A ये कह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 1 लाख रुपए है, प्लस जो मॉर्गेज इन्होंने डिस्चार्ज करवाया है वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर 1 लाख रुपए का मॉर्गेज इन्होंने डिस्चार्ज करवाया है, देन दिस 1 लाख प्लस 1 लाख, दिस 2 लाख शुड बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला ये सुनाया कि नहीं, जो मिस्टर A बोल रहे हैं कि दिस 1 लाख द डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज इज़ ऑल्सो माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड किया जाएगा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस्टर A वुड बी 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। ये आपको एक केस हो गया। ये यहाँ तक की बात हमने ख़त्म कर ली कि अगर प्रीवियस ओनर ने, तो केस कुछ ऐसे डिसाइड हुआ कि अगर प्रीवियस ओनर ने अगर कुछ मॉर्गेज करवाया है और करंट ओनर जो है उस मॉर्गेज को डिस्चार्ज करवाता है, देन दैट मॉर्गेज अमाउंट वुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक और केस आया जिसमें हुआ क्या, जगदीश चंद्रन, मिस्टर J
जगदीश चंद्रन को हम लिखते हैं मिस्टर जे। अब मिस्टर जे थे, मिस्टर जे के पास ये प्रॉपर्टी थी। मिस्टर जे ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा लिया था और बाद में जब इस प्रॉपर्टी को ये बेचते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये मॉर्गेज वाला कॉस्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं, 1 लाख रुपीज़ सपोज़। अब इस चीज़ को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट तक गई एंड द फाइनल वर्डिक्ट वाज कि नहीं, अगर कोई प्रीवियस ओनर है और उसने कुछ मॉर्गेज करवाया है और अगर आप उस मॉर्गेज को डिस्चार्ज करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड होगा। अगर आपने खुद मॉर्गेज करवाया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 47 के नेक्स्ट पार्ट पे। मतलब 5 ट्रांजेक्शन तो हमने कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट 6A से शुरू करने वाले हैं। 6A में आपका बोलता है कि अगर एमलगमेशन होता है held in an Indian company by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company if the following condition are satisfied। मतलब चलो ऐसे देखते हैं इसे। ABC INC है और DEF INC है। ABC INC क्या हो रही है? अमलगमेट हो रही है। ये अमलगमेटिंग और ये अमलगमेटेड। ठीक, अब हो क्या रहा है कि ABC INC ने HUL इंडिया में कुछ शेयर्स होल्ड किए थे। अब ये HUL इंडिया की पहली ओनरशिप ABC INC के पास थी। अब क्योंकि ये अमलगमेशन हो रहा है तो ये HUL इंडिया की ओनरशिप जो है DEF के पास हो जाएगी। ठीक, तो ओनरशिप चेंज हो रही है हमारे पास, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो जाता है आपका ट्रांसफ़र का। अब ये HUL इंडिया के जो शेयर की ओनरशिप पहले ABC INC के पास थी वो DEF INC के पास आ गई, तो ये एक टाइप से ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र हो गया, बस इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे प्रोवाइडेड अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या? 25% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। मतलब ABC INC के एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर जो हैं ये DEF के भी शेयर होल्डर बन जाए एंड such transfer does not attract tax on capital gain in the country in which the amalgamating foreign company is incorporated। और ABC INC मान लो ये जर्मनी में है और ये स्विस कंपनी है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो जर्मनी में अमलगमेटिंग कंपनी के लिए बोल रहे हैं कि अमलगमेटिंग कंपनी में इस कंट्री में जिस कंट्री की अमलगमेटिंग कंपनी है इस ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। दो इन लोगों ने कंडीशन लगा दी कि 25% शेयर होल्डर जो ABC के हैं वो DEF के भी बन जाए और जो ABC की कंट्री है, इनकॉर्पोरेटेड कंट्री है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि वो जर्मनी की है, तो जर्मनी में इस ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। अंडरस्टूड माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। एनी ट्रांसफर इन डीमर्जर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी इफ द रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। मतलब कि अगर ABC कंपनी है, इसका डीमर्जर हो रहा है DEF में, इसके पास कोई एक यूनिट थी, सपोज़ करो इलेक्ट्रिक वाला जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस इसका एक सेक्टर था जिसमें ये डील करती थी, इसको इसने अमलगमेट कर दिया और एक अलग कंपनी बना दी DEF। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, कुछ शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे ABC के कुछ शेयर्स DEF को मिलेंगे, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा प्रोवाइडेड द रिजल्टिंग कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। मतलब ये जो DEF है अगर ये इंडियन कंपनी बनती है तो। एंड द सेम वे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ABC INC है और DEF INC है, ये जो है डीमर्ज्ड हो गई, ABC INC जो है डीमर्ज्ड हो गई। अब ये फॉरेन की कंपनी है, अगर ये डीमर्ज होती है तो इस ट्रांजैक्शन पे ये दोनों ही फॉरेन की कंपनीज़ हैं और ये डीमर्जर जो होता है, इस डीमर्जर पे कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा प्रोवाइडेड not less than 75% value in shares of the demerged foreign company continue to remain shareholder of the resulting foreign company। मतलब अगर इसका शेयर कैपिटल 100 लाख का है तो एटलीस्ट 75 लाख वाले शेयर होल्डर, अब हो सकता है ये कोई एक पर्सन होल्ड करता हो सकता है ये 100% होल्ड करते हों, या हो सकता है ये 75 लाख पर्सन होल्ड करते हों।
तो यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है 75% इन वैल्यू। हमें नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर का 75% नहीं चाहिए, हमें वैल्यू का। अगर टोटल 100 लाख है तो इसका 75% 75 लाख। ये अमाउंट जो है, इतने अमाउंट तक के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो DEF में भी शेयर होल्डर बन जाएं। और ये जो ट्रांसफ़र है डज़ नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑफ द कंट्री इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। और इस पे ABC INC जो है, ABC INC जिस भी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इंडिया का एग्जांपल है, यहाँ पे हम फॉरेन का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर ये डीमर्ज होके ये जर्मनी हो रहा है और ये स्विट्ज़रलैंड हो रहा है, तो जिस कंट्री में, या ये भी जर्मनी है, ये भी जर्मनी है, यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो जिस कंट्री में ये चीज़ हो रही है, ये जर्मनी में इस ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एनी ट्रांसफर इन ए बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक टू द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक टू द कन्वर्टेड बैंकिंग कंपनी। अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है अमलगमेशन एंड डीमर्जर। तो अमलगमेशन डीमर्जर अगर किसी बैंक का हो रहा है, कोऑपरेटिव बैंक का हो रहा है, तो इस पर आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इन ए बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, अगर बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है फिर कैपिटल एसेट बाय द प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक टू द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक और टू द कन्वर्टेड बैंकिंग कंपनी, चाहे वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो है वो फॉर्म हुआ हो इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर फॉर्म हुआ हो एज ए बैंकिंग कंपनी, दोनों ही केसेस में अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा कैपिटल गेन वाला। नेक्स्ट पॉइंट, एनी ट्रांसफर by shareholder in a business reorganization of a capital asset being share or shares held by him in the predecessor cooperative bank if the transfer is made in consideration of allotment to him any share in the successor cooperative bank or to the converted banking company। अब मैंने आपको बोला कि जैसे मान लो कि अमलगमेशन हो रहा है, ABC ये बैंक है और DEF ये बैंक है। अब चाहे ये बैंकिंग कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दोनों पे ये चीज़ अप्लाई होता है। अब ये जो ABC बैंक है, इसका अमलगमेशन हुआ तो ABC के सारे एसेट जो हैं ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट जो है आपका ये वाला, ये पॉइंट एसेट के रिगार्ड में बोलता है कि जो ABC के एसेट सारे DEF को ट्रांसफ़र हो गए। जब एसेट का ओनरशिप चेंज हो गया तो ये एक तरीके से ट्रांसफ़र ही तो हो गया। तो जब ये एसेट ट्रांसफ़र हुए तब हम इसको पोजीशन ट्रांसफ़र हो गए। तो पोजीशन ट्रांसफ़र का मतलब यही होता है ना कि आपका पोजीशन ट्रांसफ़र होता है, दैट मीन्स दैट इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र, और अब उस पर कैपिटल गेन लग जाना चाहिए। बट पोजीशन ट्रांसफ़र तो हुआ, बट हम इसको कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। पहली बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात बोल रहे हैं, सपोज़ करो अगर ABC बैंकिंग कंपनी है तो इसके कुछ शेयर्स होल्डर होंगे। अब इनके शेयर होल्डर, अगर मैं बोलती हूँ अमलगमेशन हो रहा है, तो अब DEF के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो पहले इनके पास 100 शेयर्स थे ABC के, मिस्टर A के पास। अब मिस्टर A के पास DEF के 100 शेयर्स हो गए। तो मतलब तो यही हुआ ना, मैंने आपको एक केस पढ़ाया था कि जब हम एक्सचेंज ऑफ एसेट करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ एसेट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र और उस पर कैपिटल गेन लगता है। जिसका हमने एक एग्जांपल देखा था कि मैंने बिल्डिंग किसी को दी और बदले में मुझे गोल्ड मिला। तो जब मैं बिल्डिंग देता हूँ तो ऐसा माना जाता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है गोल्ड की, दैट विल बी माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और मेरा कैपिटल गेन निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी तो एक्सचेंज ऑफ एसेट ही हो रहा है ना। मेरे पास ABC के शेयर्स थे, इस शेयर्स को हटा के मैंने DEF के शेयर्स ले लिए, तो ये एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ एसेट है। एक्सचेंज ऑफ एसेट आपका इंक्लूड होता है आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र में। तो पहले पॉइंट में बोला गया आपको कि एसेट जो ट्रांसफ़र हुआ दो कंपनीज़ के बीच, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे पॉइंट में बोला गया कि ये जो मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, इन लोगों ने जो शेयर्स होल्ड किए हैं, अब उनके ABC के शेयर्स चले जाएंगे, अब DEF के शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये जो शेयर का एक्सचेंज हुआ उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। Any transfer or issue of share by the resulting company in a scheme of demerger to the shareholder of the demerged company if the transfer or issue is made in consideration of demerger of the undertaking। अभी जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ा है ना, ये उसी से कनेक्टेड है। मतलब मान लो डीमर्जर हुआ, ABC थी, इसका एक यूनिट डीमर्ज हो गया। मान लो इसका अपैरल यूनिट जो है वो डीमर्ज हो गया DEF में। अब ये बोल रहे हैं कि ABC के जो शेयर्स होल्डर हैं, अब वो शेयर होल्डर बन जाएंगे DEF के। जो कंसिड्रेशन मिलेगा इस डीमर्जर के अगेंस्ट, तो वो क्या कंसिड्रेशन मिलता है भाई डीमर्जर के अगेंस्ट, तो उनको शेयर्स अलॉट होते हैं। अब जो ABC के शेयर्स होल्डर हैं उनको DEF के भी शेयर्स अलॉट होंगे। तो ये जो डीमर्जर में, डीमर्जर के अगेंस्ट
कि जो शेयर्स अलॉट हुए ABC के शेयर होल्डर को, इस पे बोला जा रहा है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। और इशू इज़ मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर ऑफ द अंडरटेकिंग। अगर अंडरटेकिंग का डीमर्जर हुआ है और उस कंसिडरेशन के बदले में, मतलब उस कंसिडरेशन के रूप में अगर शेयर्स अलॉट हो रहे हैं ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी ट्रांसफर इन ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ ए बैंकिंग कंपनी विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन sanctioned and brought into force by the central government under section 45(7) of the Banking Regulation Act of a capital asset by the banking company to the banking institution। किसी भी टाइप का अमलगमेशन होता है, आपने सुना होगा कई बार कि दो बैंक्स का अमलगमेशन हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दो बैंक्स को अमलगमेट करवा दिया, तो वो जो शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे पुराने बैंक को, अमलगमेटेड बैंक को, मतलब जो एक बैंक से ट्रांसफ़र होंगे ना, द अमलगमेटिंग बैंक, कैसे बोलो आप समझ रहे हो ना, जिसके शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसको बोलते हैं अमलगमेटिंग शेयर्स, या एसेट बोलो। तो जिसके एसेट ट्रांसफ़र होंगे दैट इज़ अमलगमेटिंग, और जिसमें ट्रांसफ़र होंगे दैट इज़ अमलगमेटेड। तो इनका जो अमलगमेटिंग बैंक का जो भी कोई भी एसेट जो अमलगमेटेड बैंक को जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर ये जो अमलगमेशन हुआ है दैट इज़ 45(7) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर हुआ है, और इसको किसने कराया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया है। एनी ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट रेफर्ड इन सेक्शन 115 AC मेड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। देखो, हम चाहते थे अपने स्टॉक मार्केट को ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए कि फॉरेनर भी इसमें इन्वेस्ट करे। उसके लिए हमने कई तरह के, मतलब मान लो तो शेयर्स में तो कितने सारे बेनिफिट्स मिले ही हुए हैं, बट बॉन्ड में हमने एक बॉन्ड इशू किया, ग्लोबल डिपॉजिटरी बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है, इसके लिए एक बेनिफिट ये दिया गया है बिकॉज़ हम चाहते हैं कि फॉरेनर हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, फॉरेनर हमारी कंपनीज़ में। ये जो बॉन्ड इशू है ना, देखो ग्लोबल डिपॉजिटरी जो बॉन्ड इशू होता है ना, ये इंडिया में इशू नहीं होता है। ये इंडिया की कंपनी, जैसे कि मान लो कि रिलायंस है, ये रिलायंस जो है फॉरेन से पैसे उठाती है ड्यू टू एनी रीज़न। मान लो कि अगर उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे कम देना पड़ रहा है, या फिर वॉट एवर रीज़न, जिस रीजन से भी अगर इंडियन कंपनी अगर ग्लोबल डिपॉजिटरी बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड तो इंडिया में भी इशू होते हैं, बट अगर बॉन्ड बाहर में इशू करती है तो गवर्नमेंट ये भी तो चाहेगी ना कि बॉन्ड इशू किया है हमारी कंपनी ने तो लोग सब्सक्राइब भी करें, या सिर्फ बॉन्ड इशू हो जाए कोई सब्सक्राइब नहीं करे तो हमारी ही बदनामी है। तो इसके लिए कुछ बेनिफिट्स दिए गए। अब बेनिफिट्स क्या दिए गए, उसको ये बोला गया कि अगर एक नॉन रेसिडेंट है, उसने मान लो नॉन रेसिडेंट है मिस्टर ए ने इस बॉन्ड को परचेज़ किया। अब कुछ टाइम बाद मिस्टर ए इस बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको? मिस्टर जेड को। अब जब मिस्टर जेड को मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र कर दिया तो ये बोला गया कि जब एक एनआर दूसरे एनआर को जीडीआर ट्रांसफ़र करता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी बॉन्ड जीडी भी ट्रांसफ़र करता है, तो इस वैसे तो ट्रांसफ़र कर दिया तो ये कम्प्लीटली आपके डेफिनेशन के अंदर है, आपके चार्जिंग सेक्शन के अंदर है, इस पे कैपिटल गेन लगना चाहिए। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बेनिफिट देंगे, हम इस ट्रांजैक्शन को कैपिटल गेन मानेंगे ही नहीं, सो दैट हमारे बॉन्ड्स को बढ़ावा मिले और फॉरेनर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें इस बॉन्ड में। अब यहाँ पे ये भी एक चीज़ बोला गया है कि अगर सेक्शन 115 AC में जो भी कंडीशन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अगर बॉन्ड इशू हुआ है तो कौन से कंडीशन हैं वो भी देख लेते हैं। बॉन्ड शुड बी ऑफ एन इंडियन कंपनी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एक इंडियन कंपनी है, मैंने एग्जांपल लिया रिलायंस का, ये इसने बॉन्ड इशूड किया है। कैसे बॉन्ड इशू किया है? जो भी स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस स्कीम को फॉलो करके इस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है। अ पब्लिक सेक्टर कंपनी सोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड परचेज बाय द नॉन रेसिडेंट इन फॉरेन करेंसी। सबसे पहले ये बात होती है इंडियन कंपनी की, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया कि रिलायंस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी सोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के जो PSUs हैं, अगर ये PSU जाके चाहती है कि ये GDR इशू करे तो दिस PSU कैन ऑल्सो डू दिस। और इस पे भी सेम बेनिफिट अप्लाई होंगे कि अगर आप इस PSU के बॉन्ड एक NR परचेज करते हैं और कुछ टाइम बाद अगर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। GDR शुड बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो GDR दो टाइप के, पहले तो इन्होंने बताया कि बॉन्ड होना क्या चाहिए, कौन कौन से बॉन्ड्स। पहला था इंडियन कंपनी अगर कोई बॉन्ड इशू करती है, दूसरा है इन्होंने बोला है PSU ने बॉन्ड इशू किया है। और PSU ने बॉन्ड इशू किया है मतलब कि
ये बॉन्ड एक तरीके से गवर्नमेंट ने ही इशू किया है, और जो इंडियन कंपनी इशू कर रही है वो जिस तरीके से स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसी स्कीम के अंदर वो बॉन्ड इशू कर रही है। अब आगे इस कंडीशन में बोलते हैं कि जो बॉन्ड इशू हुआ है, पहले तो आपको 2 टाइप बता दिया, अब कंडीशन बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। ये जो बॉन्ड इशू हुआ है ग्लोबल डिपॉजिटरी बॉन्ड, ये नोटिफाइड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में, जैसे उन्होंने नोटिफाई किया उसी तरीके से होना चाहिए। अगेंस्ट इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी एंड परचेज बाय द नॉन रेसिडेंट इन फॉरेन करेंसी। अब होता क्या है, मान लो 100 शेयर्स हैं या फिर 1000। अब शेयर्स की तो हमारे पास लिमिटेशन है ना, ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो सकती है, इशूड कैपिटल कितनी होगी, कितना कैपिटल हम मार्केट से रेज करते हैं उसका हम तो पूरा डिटेल देते हैं। तो अगर 1000 शेयर्स हैं, आप तो एक तो आप ये कर सकते हैं, इस 1000 शेयर को हमने पब्लिक इशू किया और पब्लिक ने इसे सब्सक्राइब कर लिया, अंडरस्टूड। अब एक ये भी हो सकता है कि इस 1000 शेयर का हम एक बॉन्ड बना दें। एक शेयर का एक बॉन्ड नहीं बनता है, 1000 शेयर 100 शेयर्स का एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हमने एज ए ग्लोबल डिपॉजिटरी बॉन्ड इशू कर दिया और इसको किसी नॉन रेसिडेंट ने सब्सक्राइब कर लिया। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो बॉन्ड इशू हुआ है वो नोटिफाइड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही इशू हुआ है, जैसे उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं उस कंडीशन को फॉलो करके इशू हुआ है, और अगेंस्ट इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। और ये जो बॉन्ड इशू हुआ है ये शेयर्स के अगेंस्ट होगा। आपको मतलब समझ में आया कि शेयर्स के अगेंस्ट का क्या मतलब है, कि 1000 शेयर को एक बॉन्ड बना दिया और अब हम इसे फॉरेन से पैसे उठा रहे हैं। अगेंस्ट द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी सोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड परचेज बाय हिम इन फॉरेन करेंसी थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी। जो मतलब मान लो ये था आपका रिलायंस के लिए, ये है आपका PSU के लिए। अगेंस्ट द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब कि वैसे ही है, कोई भी PSU आप ले लो, उसके 1000 शेयर को हमने एक बॉन्ड बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही इस बॉन्ड को आगे एज ए GDR बेच दिया मार्केट में। नेक्स्ट अप वी हैव any transfer made outside India of capital asset being rupee denomination bond of Indian company issued outside India by non-resident to another non-resident। जैसे मैंने आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी बॉन्ड के बारे में बताया ना, ऐसे ही यहाँ पे है रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड के बारे में बोला गया है कि अगर एक NR दूसरे NR को ट्रांसफ़र करता है RDB तो इस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये भी आउट ऑफ स्कोप ऑफ ट्रांसफ़र है। एनी ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट, अब देखो इन कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है तो इस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड ये जो ट्रांसफ़र हुआ हो दिस इज़ मेड बाय NR टू NR। अब कौन कौन सी कैपिटल एसेट है वो देख लेते हैं। बॉन्ड और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट मेंशन इन सेक्शन 115 AC, ये तो मैंने आपको बता दिया। रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी, आपने यहाँ पे ये पॉइंट देखा। डेरिवेटिव, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। आपने पढ़ा है ना फॉरेन करेंसी, जब हम प्रोवाइजो पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था ना फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, तो आपको प्रोविज़न याद ही होगा। द सेम वे अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है तो उस पर भी नो कैपिटल गेन है अगर NR टू NR ट्रांसफ़र होता है तो। यूनिट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF के यूनिट का भी अगर ट्रांसफ़र होता है तो नो कैपिटल गेन। बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट विद अंडरलाइंग बुलियन, और अगर कोई बुलियन या फिर डिपॉजिटरी रिसीट का ट्रांसफ़र होता है तो उस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मेड बाय नॉन रेसिडेंट ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन, अच्छा ओके आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट NR टू NR वाला पॉइंट, दिस इज़ अगर इतने सारे एसेट का ट्रांसफ़र इन एन IFSC बाय एन NR होता है तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। देखो एक हमारे पास है अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है NSE BSE, इस पर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं। द सेम वे एक स्टॉक मार्केट है जिसको बोला जाता है IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। IFSC में NR के लिए कुछ अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं, तो उसी में यहाँ पे एक बेनिफिट है कि सेक्शन 47 में अगर ये सारे एसेट ऑन एन IFSC, नॉट ऑन NSE और BSE, ऑन एन IFSC अगर एक NR इतने सारे एसेट ट्रांसफ़र करता है, इनमें से कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करता है तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी carrying a periodic payment of interest made outside India through an intermediary dealing in settlement of security by NR to NR।
अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ही हो गया, मैंने मान लो ले लिया यहाँ पे एग्जांपल, या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि एनआर टू एनआर ट्रांसफ़र होता है, तो उस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड ये जो डीलिंग हो रही है दैट इज़ डीलिंग इज़ डन थ्रू एन इंटरमीडियरी। एनी ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB issued by Reserve Bank of India under the Sovereign Gold Bond Scheme 2015 by way of redemption by necessity being an individual। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने ट्रांसफ़र किया, एक रेसिडेंट ने एक रेसिडेंट को सेल कर दिया, नहीं। आपको SGB नॉर्मली अगर आप ज़ीरोधा वगैरह भी खोलते हो तो आपको SGB मिल जाता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि 2015 वाले जो SGB हैं, अगर इसको कोई अगर इंडिविजुअल है उसने अगर ट्रांसफ़र नहीं किया रिडम्पशन पे, जब ये मैच्योर हो गया उस टाइम पे अगर जो भी अमाउंट इसमें मिलता है इस SGB में, तो आपका ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ कैपिटल गेन हो जाता है। एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी और प्रिंट और द गवर्नमेंट टू, किसको जा रहे हैं ये सारी? कोई वर्क ऑफ आर्ट है, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई साइंटिफिक वर्क है, या कोई आर्ट कलेक्शन है, या कोई बुक है, या कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, या कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफी है, जो कि हम किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, नेशनल म्यूज़ियम को दे रहे हैं, नेशनल आर्ट गैलरी को दे रहे हैं। मतलब कोई विंटेज सी चीज़ है, या फिर कोई विंटेज बोलो, या फिर कोई पुरानी पेंटिंग्स हो गई, या फिर कोई विंटेज सामान है, तो अगर हम उसको इन सारे लोगों को दे रहे हैं, किसको? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स और एनी सच अदर पब्लिक म्यूज़ियम और इंस्टीट्यूशन एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एनी ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी इनटू द शेयर और डिवेंचर ऑफ ए कंपनी, मतलब कि अगर कोई बॉन्ड है, कोई डिवेंचर है, या फिर कोई डिवेंचर स्टॉक है, या फिर कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, इनका अगर कन्वर्जन होता है किसमें? अगर शेयर्स में ये कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिंग बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा ना, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर शेयर्स में कन्वर्ट होती हैं तो नो कैपिटल गेन। Any transfer by way of conversion of bond referred in section 115 EC into share or debenture of any company। अगर 115 EC वाले बॉन्ड कन्वर्टिंग बॉन्ड है, मतलब कि ये बॉन्ड इशू तो हुए हैं बट दीज बॉन्ड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, तो ये जो कन्वर्जन हुआ उस पर भी कोई आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी में कन्वर्ट होता है तो उस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एनी ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम इन द अमलगमेटिंग कंपनी प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देखो डीमर्जर हो रहा था तो हमने एक चीज़ पढ़ा, सेम चीज़ हम अमलगमेशन के लिए पढ़ रहे हैं। जब डीमर्जर हो रहा था मैंने बोला ABC कंपनी का एक अप्रैल वाला यूनिट जो है DEF में ट्रांसफ़र हो गया, तो ABC के जो भी शेयर होल्डर हैं अब उनको DEF के भी शेयर्स मिलेंगे, बट इन शेयर्स पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट। उसी तरीके से अमलगमेशन हो रहा है ABC का DEF में, तो अब ABC के जो शेयर होल्डर हैं उनको DEF के शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये जो शेयर्स का अदला बदली हुआ, जो एक्सचेंज हुआ, मैंने आपको वही समझाया था कि ये जो एक्सचेंज होता है, मैंने आपको बैंक के रेफरेंस में समझाया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है या अगर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है तो उसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको अगर नए वाले शेयर्स मिलते हैं देन दैट्स एक्सचेंज ऑफ शेयर्स वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन, वो ट्रांसफ़र के आउट ऑफ स्कोप हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी के रिगार्डिंग बात हो रही है, जो मैंने आपको बैंक के रिगार्ड्स में समझाया था वो आप कंपनी के रिगार्ड में लगा लें कि अगर आपके पास अमलगमेशन में एक कंपनी के शेयर्स चले जाते हैं और दूसरी कंपनी के आते हैं तो ये भी एक एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हुआ। ABC के शेयर्स थे आपके पास से, वो चले गए, अब DEF के आ गए। स्टिल इन दैट केस अब ABC के जो गए और DEF के जो आए, इस केस में भी आपको हम ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ ट्रांसफ़र है और कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। द ट्रांसफ़र इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट, जो ट्रांसफ़र हुआ है, जो नए शेयर्स मिले हैं, जो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हुआ है वो अलॉटमेंट अमलगमेशन के अगेंस्ट हुआ हो, एंड द अमलगमेटेड कंपनी इज़ इंडियन कंपनी। अमलगमेटेड कंपनी का मतलब हुआ ABC तो नहीं रहेगी, अब ये किस में चली जाएगी? DEF में। तो DEF इज़ एन अमलगमेटेड कंपनी, तो ये कंपनी जो है ये एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट, ओके, आई होप, आई गेस
कि हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। देखो जो आपका सेक्शन 47 है ना, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा आपने काफ़ी पोर्शन कैपिटल गेन का कंप्लीट कर लिया। दो स्टिल कुछ पार्ट्स बचे रहेंगे, बट फिर भी सेक्शन 47 अपने आप में एक बड़ा सेक्शन बन जाता है। तो हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे, बट उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितना हम एक दिन में अब्जॉर्व कर सके। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को मुझे यहीं पे रोक देना चाहिए, और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगली क्लास में। टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड yeah, study hard and bye.